दोस्तों, आज आप अपने चारों तरफ साइंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स की बहुत ज़्यादा तरक्की देखते हैं और आज हम सभी लोगों के पास बहुत अच्छी मशीनें और सेवाएं हैं जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसान और आरामदायक हो गई है। क्या आपको पता है कि इन सब के पीछे किसके आइडियाज़ या विचार थे? दोस्तों, अगर वेस्ट की माने तो वो सारा क्रेडिट एडम स्मिथ को देते हैं और उन्हीं फादर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। मगर दोस्तों, एडम स्मिथ से 400 साल पहले एक अफ्रीकी अर्थशास्त्री इब्न खल्दून ने सारे विचार दिए थे। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं रीजन बिहाइंड। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, 17वीं सेंचुरी यानी 17वीं शताब्दी के समय पूरी दुनिया में मर्केंटलिज्म यानी व्यापारवाद नामक विचारधारा प्रचलित थी और उस समय दुनिया भर के लोग यानी जो इस विचारधारा को मानते थे वे व्यापार पर बहुत ही जोर देते थे, क्योंकि व्यापारवाद में व्यापार शब्द से ही इस बात का पता लग रहा है। और इस विचारधारा वाले लोगों का मानना था कि जो देश जितना एक्सपोर्ट यानी निर्यात करेगा तो उनके देश में उतना ही अधिक सोना चांदी आएगा, क्योंकि उस समय सोना चांदी ही पैसे होते थे। यानी उस समय सोना चांदी के सिक्के चलते थे और ये लोग मानते थे कि सोना चांदी के आने से देश मजबूत होगा। यानी ये लोग सोना चांदी को ही असली धन दौलत मानते थे और उत्पादन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, खासकर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर, मतलब कृषि उत्पादन पर। मगर दोस्तों, जब कोई ज़्यादा निर्यात करके अपने देश में ज़्यादा सोना चांदी इकट्ठी करेगा तो उस देश में महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि देश में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और इस महंगाई से इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप इन्फ्लेशन को अच्छे से जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए आई बटन पर क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, उस समय एडम स्मिथ ने इस विचार को गलत बताया और उन्होंने कहा कि सोना चांदी असली धन नहीं है, ये तो सिर्फ एक्सचेंज करने का माध्यम है। असली धन दौलत तो उत्पाद यानी प्रोडक्ट है और उस उत्पाद में भी जो इंसान या मजदूर की मेहनत है। यानी एडम स्मिथ कहते थे अगर कोई किसान गेहूँ उगाता है तो उस गेहूं में इंसान की मेहनत होती है, तभी तो उसका कोई मूल्य यानी कीमत है। और जिस हल, ट्रैक्टर या जिस किसी भी उपकरण से वह खेती करता है तो उसमें भी किसी दूसरे इंसान की मेहनत होती है। यानी वो उपकरण भी किसी अन्य व्यक्ति ने बनाए होंगे और उसमें उसकी मेहनत यानी उसका श्रम लगा होगा। यानी असली दौलत इंसान की मेहनत से ही पैदा होती है। यह हम कह सकते हैं कि असली दौलत इंसान की मेहनत ही है। तो दोस्तों, उनकी इस बात को ही हम थ्योरी ऑफ लेबर के नाम से जानते हैं। यानी हर दौलत और उत्पादन के पीछे इंसान की मेहनत होती है। मगर दोस्तों, अब ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि एडम स्मिथ से भी 400 साल पहले ये विचार सबसे पहले दुनिया के सामने इब्न खल्दून ने रखा। उन्होंने अपनी किताब अल मुकदमा में ये दर्ज किया। दोस्तों, इब्न खल्दून ने बहुत से सिद्धांत दिए जो बाद में एडम स्मिथ की किताब में देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ को बनाने के लिए सारा काम खुद करेगा तो उससे बहुत ही कम उत्पादन होगा और उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी यानी उत्पाद की क्वालिटी भी ख़राब होगी। तो आइए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लें 6 लोग आपस में मिलकर अपना एक खाने का होटल खोलते हैं और उन लोगों ने अगर 6 टेबल अपने होटल में लगाई हुई हैं और उन 6 लोग में प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी टेबल का सारा काम खुद करे, जैसे खुद ही रोटी बनाना, खुद ही सालन बनाना, खुद ही पेमेंट लेना, खुद ही बर्तन धोना और दूसरे सारे काम जो भी हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे काम कितना मुश्किल हो जाएगा और प्रोडक्ट क्वालिटी यानी खाने की क्वालिटी भी बहुत ख़राब हो जाएगी। अब इसके बजाय वे 6 लोग अपना काम अलग अलग बांट लें, जैसे एक व्यक्ति रोटी बनाए, तीसरा व्यक्ति बर्तन धोए वगैरह। अब आप सोच सकते हैं कि उनका काम कितना बेहतर हो जाएगा, क्योंकि जब व्यक्ति अपना अपना काम बांट कर करेंगे तो उससे अपना काम बार बार करने में प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे नॉलेज बढ़ेगी और इस नॉलेज के बढ़ने से स्पेशलाइजेशन होगा और इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और उनका होटल खूब अच्छी तरह से चलेगा और ग्राहक भी खुश रहेंगे। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत डिमांड एंड सप्लाई, ये भी एडम स्मिथ से पहले इब्न खल्दून ने दुनिया को बताया। तो दोस्तों, आइए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों, अपने देश में जब किसी भी चीज़ की फसल आती है, जैसे मान लें कि आलू की, तो दोस्तों उस समय भारत में बहुत आलू हो जाते हैं, यानी उसकी सप्लाई बहुत बढ़ जाती है और डिमांड उतनी ही रहती है,
क्योंकि अब हमारे पास आलू बहुत ज़्यादा होता है तो उसका प्राइस भी बहुत ही कम हो जाता है। मगर इसके उलट 6 महीने बाद जब आलू की सप्लाई बहुत ही कम हो जाती है मगर उसकी डिमांड तो उतनी ही रहती है। मगर दोस्तों क्योंकि अब आलू की सप्लाई कम हो गई तो उसके सापेक्ष यानी उसके मुकाबले में डिमांड बढ़ जाती है, तो दोस्तों आलू के दाम यानी उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर किसी वस्तु की सप्लाई बढ़ जाए तो उसके दाम कम हो जाते हैं, और अगर किसी वस्तु की सप्लाई कम हो जाए तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। इसके उलट जब डिमांड कम हो जाए तो उसके दाम कम हो जाते हैं, और अगर उसकी डिमांड बढ़ जाए तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह वीडियो बनाएं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।